वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 सिविक्स चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यस, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है क्लास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका इंट्रोडक्शन पेज एक बार देख लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, सिर्फ 3 टॉपिक है। वाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड है फंडामेंटल राइट्स। बस इस चैप्टर में अगर आपने इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से गो थ्रू कर लिया, ये चैप्टर आपको फिर अच्छे से लर्न हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके एनसीईआरटी का सबसे पहला ही इसमें आपको सब टॉपिक देखने को मिलेगा। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, पर उससे पहले भी क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और डेमोक्रेसी क्या है। ये 2 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, तभी आप ये पूरा का पूरा चैप्टर इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ रिटन डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं, जिसके बेसिस पे एक कंट्री जो है अपने ग्रुप ऑफ जो गवर्नमेंट जो है अपने कंट्री को रन करता है। ठीक है, सेट ऑफ रूल। अब हम आते हैं डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी जो अभी इंडिया में चल रहा है वो डेमोक्रेसी ही है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने क्लास 6-7 में 2 टाइप के गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हमने स्टडी किया है, एक है मोनार्की और एक है डेमोक्रेसी। मोनार्की मतलब रूल बाय अ किंग, कोई एक राजा जो है वो रूल कर रहा है, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है वहाँ के जो लोग, जो पीपल है वो रूल कर रहे हैं। तो आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी देश जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत होती है? तो ऑब्वियस उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं। तो ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं वो सभी के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होता ही है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं। But on the other hand, it is not necessary that all country that have a constitution are democratic। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जितने भी सारे कंट्री है वो सारे के सारे जो है वो डेमोक्रेटिक हों। इस बात का ध्यान रखना, सारी कंट्री जो है जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मतलब वो नहीं कि वो डेमोक्रेटिक है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस एज लिस्टेड बिलो। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल नेचर ऑफ अ सोसाइटी, उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों का जो होप है, ठीक है, जो नेचर है सोसाइटी का वो दर्शाता है। क्योंकि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वही रूल लिखोगे जिस तरीके की सोसाइटी आपको चाहिए। ठीक है, डोमिनेटेड चाहिए, डिक्टेटरशिप चाहिए, मोनार्कियल चाहिए या डेमोक्रेसी चाहिए। 3 सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, 3 चीज़ें बहुत जल्दी से पढ़ लीजिए। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कंट्री ऑफर ले डाउन द रूल दैट गार्डेड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर। कि हमने जिसको वोट दे करके चुना है कहीं वो अपने पावर का मिसयूज ना करे। इसको कौन बचाता है? इसको ना होने से कौन प्रोटेक्ट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि हमने जिसको चुना है वोट दे करके, डेमोक्रेटिक कंट्री में तो यही तो होता है कि हम अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं। मोनार्कियल वे में, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम अपने लीडर्स को खुद नहीं चुन सकते हैं। ठीक है, बट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम अपने लीडर्स को खुद चुन सकते हैं। अगर हमारा लीडर पावर में जाकर के अगर अपना पावर मिसयूज करता है तो उस सिचुएशन से हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा, कौन गाइड करेगा? ऑब्वियस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट पावर अगेंस्ट लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? हर सिटीजन इक्वल है इन फ्रंट ऑफ लॉ। तो यहाँ पे बताया गया है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि ऐसा ना हो जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, मेजॉरिटी यानी कि जो ज़्यादा संख्या में है, माइनॉरिटी यानी कि जो अल्प संख्या में है, जो कम संख्या में, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, मोर नंबर ऑफ पीपल एंड लेस नंबर ऑफ पीपल। ऐसा ना हो कि जो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा नंबर में है, वो जो है वो लेस पावरफुल कम्युनिटी को जो है वो डोमिनेट करना शुरू कर दे। थर्ड पॉइंट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस
against decisions that could have an adverse effect on the large principle that the country believe in। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी ये थर्ड पॉइंट बहुत आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि यार ये गवर्नमेंट को तो कुछ आ ही नहीं रहा है, इससे तो अच्छा डिक्टेटरशिप है, इससे तो अच्छा मोनार्कियल है। तो कभी कभी अगर हमने ऐसा सोच लिया कि गवर्नमेंट जो है ना सारी फैसिलिटीज़ ठीक से फुलफ़िल नहीं कर पा रही है, ये गवर्नमेंट तो सही नहीं है, तो एक्चुअल में अगर हम डेमोक्रेसी को छोड़ करके डिक्टेटरशिप या फिर हम मोनार्कियल फॉर्म में वापस फिर से चले जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। भले ही कम समय के लिए हमें सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट मिले, पर फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पिक्चर, डिक्टेटरशिप या फिर कम्युनिस्ट या फिर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, जितना अच्छा डेमोक्रेसी है। क्यों है, इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। सबसे पहले आते हैं की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट, सेक्युलरिज्म। ये 5 फीचर्स हैं। इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान से देखना है कि की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 फीचर्स है। क्या क्या, अब इन फीचर्स का एक्चुअल में इनका यूज़ देखते हैं। फेडरलिज्म क्या है? द टर्म फेडरलिज्म रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है कि हमारे पास जो है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि इस पिक्चर को देख करके बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। स्टेट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, यानी कि जब आपके देश में जो है वो एक लेवल नहीं बल्कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे इन इंडिया देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। सेंट्रल में कौन है? जो भी सरकार चला रहे हैं। अभी की प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए मोदी जी, बीजेपी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो ऑब्वियस स्टेट में कौन है? केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल। और लोकल का मतलब होता है पंचायती राज, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, यानी कि जो रूरल एरिया है। सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, ताकि कि ये पावर जो है वो स्मूथली फ्लो होता रहे, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। फेडरलिज्म का जो डेफिनेशन है, द टर्म फेडरलिज्म रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। यही आपका इसका डेफिनेशन, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। यहाँ पे नेशनल, स्टेट और नेशनल को मैंने हाथ मिलाते हुए दिखाया है। तो फेडरलिज्म जब भी आपके पास आएगा तब भी आप इस चीज़ को, इस फोटो को जो है विजुलाइज कर लेना, तो आपको दिमाग में आ जाएगा। नेक्स्ट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो बहुत बड़ा टॉपिक, बट क्लास 8 की बुक में सिर्फ इतना बताया गया है कि राइट टू वोट, राइट टू वोट। ये देखिए, इसको मैंने आपको इस फीचर्स के साथ पिक्चर को मैंने अटैच इसीलिए किया है ताकि कि आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए। ये पिक्चर याद आ गया तो आपको यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? इज द अनदर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड दैट द डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, दैट गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। सफरेज यानी राइट टू वोट, ठीक है। जो भी 18 अबव हो जाएंगे, ऑल द सिटीजन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्लास, जेंडर, ऑल हैव राइट टू वोट। आगे देखते हैं। इसके बाद थर्ड फीचर क्या है? थर्ड फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में आपको ये वाला पिक्चर एकदम ध्यान में रखिए। ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। एल फॉर लेजिस्लेचर, एल फॉर लॉ मेकर्स, ई फॉर एग्जीक्यूटिव और ई से आपको दिमाग में रखना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन। जुडिशियरी, जे फॉर जुडिशियरी, जे फॉर जज। तो लॉ बनाएगा कोई उसको सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करेगा और कोई जो है जस्टिफिकेशन यानी कि जजमेंट देगा, ठीक है। तो यही है सेपरेशन ऑफ पावर। और ये हमेशा जो है ना, ये एक चेकिंग ऑफ बैलेंस, मतलब जो लॉ है ना यहाँ पे पावर का, सॉरी लॉ नहीं, पावर का जो है हमेशा चेक होता रहता है कि कोई ज़्यादा पावर का मिसयूज़ ना करे, ठीक है। द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। लेजिस्लेचर्स वो लोग होते हैं जिनको हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं। एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जो कि सोसाइटी में इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जुडिशियरी कौन होते हैं? जो कि ये प्रिवेंट करते हैं कहीं पर कोई भी पावर
कोई भी ब्रांच ऑफ स्टेट में जो है पावर मिसयूज ना हो। इस पिक्चर को दिमाग में रखना। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब इसका भी मैंने अलग से ही बनाया है, इसी वीडियो में बनाया है। इनका एक सबसे पहले आप देख लो फंडामेंटल राइट क्या है। ये है प्रोटेक्शन, सिटीजन्स का प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड द एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ द पावर। आर्बिट्रेरी यानी कि जो एब्सोल्यूट आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि अनजस्ट फॉर्म ऑफ रूल, ठीक है ना, जो जस्टिस के विरुद्ध है आर्बिट्रेरी। एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज यानी कि जहाँ पे पूरा कंट्रोल हो जाता है। तो ऐसे जब गवर्नमेंट जो है वो खुद की मर्जी चलाने लग जाते हैं, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन, सिटीजन्स के राइट्स का प्रोटेक्शन। कौन कौन से राइट्स है हमारे पास, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो वी हैव 6 राइट, 6 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल यानी कि मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं, ठीक है, हमारा अधिकार। ये हमें किसने दिया है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। किस लिए दिया है, टू प्रोटेक्ट आवर राइट, ठीक है, अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ द पावर। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट में आते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये आप 6 हैंड्स को देख लीजिएगा, तभी आपको ये कहीं ना कहीं विजुलाइज करेंगे तो ये दिमाग में आ ही जाएगा। फिर है सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलरिज्म क्या है, सिविक्स का 2nd चैप्टर भी हमारा सेक्युलरिज्म है, ठीक है ना। अभी सेक्युलरिज्म के लिए ऊपर अगर आपने कभी भी कोई न्यूज़ चलाया होगा आज के समय में, तो सेक्युलरिज्म ये वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलता होगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये वर्ड है क्या, सेक्युलरिज्म ये वर्ड है क्या। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पर गवर्नमेंट जो है कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वो ऑफिशियली प्रमोट नहीं कर सकता। चलिए आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ इसको समझाने के लिए। अगर आप कभी भी कोई भी गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिस कहीं पर भी जाए होंगे, तो वहाँ पर जो है आपको कोई भी रिलीजियस से रिलेटेड कोई पिक्चर्स आपको नहीं मिलेगी, या फिर कोई आपको यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिसेस, ठीक है, ना कि प्राइवेट। गवर्नमेंट स्कूल्स में हमेशा इसीलिए कभी भी कोई भी नेशनल जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हमेशा वहाँ पे छुट्टी देते हैं, वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो ऑफिशियली गवर्नमेंट जो है ऑफिशियली किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोमोट नहीं कर सकते। यही है सेक्युलरिज्म। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो है वो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा रूल किया गया है। तो सेक्युलरिज्म में जो है ये इसीलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक धर्म के जाति के लोग रहने वाले नहीं हैं, बल्कि काफ़ी सारे हैं। तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वो प्रमोट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, टॉलरेंस। इनटॉलरेंस गलत तरीके से जा रहा है। टॉलरेंस यानी कि हर फेथ को जहाँ पे आप रेस्पेक्ट दे रहे, इक्वल रेस्पेक्ट दे रहे, ठीक है। ये अब हम आ गए हैं फंडामेंटल राइट्स के, हर एक राइट्स को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ मेनी राइट्स वी हैव, 6। सबसे पहले क्या आ जाता है, राइट टू इक्वालिटी मीन्स ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। इट मीन दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री, ठीक है। मतलब क्या है कि हर एक सिटीजन, चाहे वो कोई भी जाति धर्म से क्यों ना हो, कोई भी किसी भी जेंडर से क्यों ना बिलोंग करता हो, हमें जो है उसको वो इक्वल राइट हमें देना है हर एक को। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस सच एज रेस्टोरेंट, पार्क। हर कोई जो है जो भी पब्लिक प्लेसेस है, नॉट प्राइवेट, पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे हर कोई जा सकता है। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन ऑन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि भाई लड़कों को जो है वो जॉब मिल रही है, लड़कियों को नहीं, या लड़कों को ज़्यादा सैलरी मिल रही है सेम काम के और लड़कियों को नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक सिटीज़न जो है वो इक्वल है। आपको अगर राइट टू इक्वालिटी अगर 1 या 2 मार्क्स का आता है तो ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, ये आपको इतना दिमाग में रखना चाहिए। इट मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री।
किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिलीजन से हो, कास्ट से हो या कोई भी जेंडर से हो। ठीक है। राइट टू फ्रीडम हमारा सेकंड जो है फंडामेंटल राइट है। एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो है हम गवर्नमेंट को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर पाते थे, ना ही हम जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उसको हम एक्सप्रेस कर पाते थे। ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम का मतलब पर हम आज कर पाते हैं क्योंकि आज हमारे पास डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पर ही गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी ऐसा कोई कुछ भी ऐसा कोई पॉलिसी वगैरह जो हमें ऐसा लगा कि हमारे विरुद्ध जा रही है, हम सीधा प्रोटेस्ट कर देते हैं। वो प्रोटेस्ट ये दिखाता है कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, तभी हम प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं। थर्ड में आ जाते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है, चाइल्ड लेबर, चिल्ड्रन वर्क अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। 14 साल के बच्चे नहीं हैं, उनसे नीचे के ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको जब अगर आप कोई ढाबे में या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप काम पे देते हो तो वो राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन का हो जाता है, क्योंकि वो उम्र उस बच्चों का जो है डेवलपमेंट का होता है, पढ़ने लिखने का होता है, और ना ही उनको सोसाइटी के बारे में ज़्यादा कुछ पता होता है। तो जो भी अंडर 14 ईयर्स के एज के हैं उनको आप काम पे नहीं रख सकते। ठीक है। आई होप कि आपको ये तीनों राइट समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ राइट में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ठीक है। रिलीजियन यानी कि आप किसी भी, आप बिल्कुल फ्री है कोई भी रिलीजन अपनाने के लिए। ठीक है। आप किसी भी रिलीजियन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट यानी कि फैला सकते हैं। ठीक है। उस पर प्रीचिंग दे सकते हैं। आपकी चॉइस के हिसाब से कोई आपको रोकेगा नहीं। आपको जो भी रिलीजियन जो है, कोई भी धर्म जो आपको अच्छा लगता है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट पे, जो कि हमारा फिफ्थ राइट है कि अगर आप माइनॉरिटी में हैं तो आप अपने रिलीजियन, अपने लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज, ठीक है, को आप या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप बिल्कुल, आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपने कल्चर से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ों को जो है प्रिजर्व कर सके, अपने कल्चर को जो है डेवलप कर सके। ठीक है ना। ये ज़्यादातर माइनॉरिटी के लिए होता होगा, जो 1 या 2% में जो माइनॉरिटी है वो अपने कल्चर को, ताकि वो चीज़ें ना खो जाए, कि ट्राइबल पीपल हो गए, ठीक है, तो वो अपने कल्चर को अगर बचाने के लिए वो कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, उनको पूरा फ्रीडम है। ठीक है। नॉट ओनली माइनॉरिटी, मेजॉरिटी भी कर सकते हैं, पर क्योंकि मेजॉरिटी ऑलरेडी एक लार्ज संख्या में है तो स्पेशली ये चीज़ किस पे लागू होती है, जो अल्प संख्या में है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये हमारा 6th पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है। इसमें क्या है, अ पर्सन हैज़ द राइट टू गो टू द कोर्ट। एक पर्सन जो है वो कोर्ट में जा सकता है। कैसे जा सकता है, किस बेसिस पे जा सकता है, अगर उसको ऐसा फील होता है कि इनमें से दिए गए कोई भी फंडामेंटल राइट उसका वायलेट हुआ है। राइट अगेंस्ट, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इनमें से, इन 6 राइट्स में से दिए गए कोई भी एक राइट अगर उसको लगता है कि उसका ये राइट वायलेट हुआ है तो वो बिल्कुल कोर्ट में जा सकता है। ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग क्लास। जितना हो सके मैंने इसको जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश की है, क्योंकि आप लोगों का फोकस अभी जो है ना बहुत ही कम होता गया है। एकदम लंबे लंबे वीडियोस आप लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। रील्स का ज़माना जो आ गया है ना क्लास। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने इसको बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश की है। क्या शायद से आपको समझ में आया हो। जो कुछ भी है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर जो है पूरा पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू।